रीड रेट ऑफ फिजिकल देखो सुनो, in an inorganic chemical reaction similarly hydrolysis of क्षार क्या है? Organic chemical. Rate of a physical or chemical process refers to the amount of product formed per unit time. यानी एक यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्ट बना उसको रेट बोलते हैं, है ना? समझ रहे बात? तो रेट की डेफिनेशन जैसे बोलते हैं ना, स्पीड की डेफिनेशन क्या रहती है? स्पीड की कि कितने टाइम में तुम कितना डिस्टेंस चले, इसी को बोलते हैं ना। तो इस तरीके से कितने टाइम में कितना प्रोडक्ट बना, ये क्या हो गया? रेट हो गया, बस वैसे ही। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इट कैन बी एक्सप्रेस एज, उसको ऐसा दिखाते बोलते, देखो एसपीएसटी, ठीक है, ऐसा दिखाते उसको, क्या बोलेंगे उसको? एसपी नहीं हो, डेल्टा पी, हाँ डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ठीक है चलो ट्रिक है याद करने। ठीक है चलो यार। कैन रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी भी बोल सकते हैं इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। अगर डायरेक्शन मालूम है तुमको किस डायरेक्शन में आ रहा है तो वेलोसिटी बोल दो फिर, समझे? चलो रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल, जैसे बोलते हैं ना किस रफ्तार से रिएक्शन हो रही है, बोले कि नहीं? समझ में आ रहा है? ठीक, ये हो गया, समझ में आया? रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाई टेम्परेचर अमंग अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर के साथ साथ टेम्परेचर भी रेट के ऊपर बहुत बड़ा क्या डालता है, बोलो? असर डालता है। समझ रहे हो? मतलब ये क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जैसे दो रेट के ऊपर कौन सी चीज़ डिपेंड कर सकती है? तुमने समझो कैटलिस्ट डाल दिए, नहीं डाले, तो वो रहता ना रेट, कब रिएक्शन फास्ट होगी, काम जल्दी कैसा हो जाएगा। उन बोलते हैं ना जैसा कि तुम कितनी जल्दी पहुंच जाएंगे मुंबई, नागपुर टू मुंबई पहुंचना है अपने को, कितने जल्दी पहुंच जाएंगे, किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? पाथ के ऊपर, कितनी स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेंगे, है ना? तुम्हारी गाड़ी कितने भाग सकती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर बाद में मौसम कैसा है उसके ऊपर डिपेंड, इतनी सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो रिएक्शन में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती है ना? जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, उसके बाद में फिर और अपना कॉन्सेंट्रेशन हो गया, है ना? एंजाइम्स हो गई, कैटालिस्ट हो गया, तो ये सारी चीज़ें रहती है। तो उनमें से एक चीज़ क्या है? टेम्परेचर है, जिसके ऊपर रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करता है। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन फास्ट हो जाएंगी। पूरे फैक्टर में से एक ये फैक्टर, पूरे फैक्टर्स में से एक टेम्परेचर भी है, जिसको बढ़ाने पर क्या होता है? रेट बढ़ जाता है, असर करता है रिएक्शन पे। बिल्कुल। तो कैसा असर करेगा? रेट बढ़ता, उसका लॉ है, तो भाई हमेशा तो नहीं बढ़ता रहेगा ना। तो क्या बोला? रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर, उससे असर अंदाज होता है, ठीक है? अमंग अदर फैक्टर्स, दूसरे फैक्टर्स की बनिस्बत, दूसरे फैक्टर के साथ साथ उसमें से क्या है? टेम्परेचर भी है अपना, ठीक है ना? दूसरे फैक्टर के साथ साथ यानी उसमें से सारे फैक्टर में से एक टेम्परेचर है, उसके बारे में अपने को पढ़ना है कि उस पर हाँ फिजिकल केमिकल किस तरीके से क्या होता करे। दो अ जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट रेट डबल्स और डिक्रीज बाई हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन आइदर डायरेक्शन। यानी 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो तुम्हारा रेट डबल हो जाएगा। यानी 1 मिनट में अगर एक प्रोडक्ट बन रहा था तो अब 1 मिनट में 2 प्रोडक्ट बनेंगे। समझ रहे ना बात? जैसे पहले अगर समझो मान लो कि अपन 10 डिग्री सेल्सियस पे चाय बना रहे हैं, तो अपने को चाय बनाने में 1 कप चाय बन रही थी, तो अब 10 डिग्री अगर 20 कर देंगे तो 2 कप चाय बन जाएंगे अपने। समझ रहे बात? सिंपल बोले तो टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा देंगे तो रेट तुम्हारा डबल हो जाएगा, डबल स्पीड से काम होगा। समझ रहे? यानी देखो जैसे तुम्हारा खाना आधे घंटे में डाइजेस्ट हो रहा था तो 15 मिनट में डाइजेस्ट हो जाएंगे। हाँ 10 डिग्री बढ़ाने पर रेट डबल हो जाएंगे, बस जल्दी हो जाएंगे। जैसे तुम यहाँ से नागपुर क्या यहाँ से हम लोग थे 1 घंटे में पहुँच रहे थे, अब आधे घंटे में पहुँच जाएंगे, रेट डबल हो गया, फास्ट हो गया काम। रेट डबल होना मतलब तो फास्ट हो जाना, बस। जो चीज़ 1 घंटे में बन रही तो आधे घंटे बने, ठीक है? जो 1 बन रही थी वो 2 बन जाएंगी, ऐसा भी हो सकता है, ठीक? और डिग्रीज भी हो सकती है कम कर, अगर 10 डिग्री से कम कर दिए तो फिर आधा हो जाएगा, डिग्रीज हो जाएंगे। हाँ अगर और 10 डिग्री तुमने कम कर दिया, 10 पे कर रहे थे 0 डिग्री पे करने चले गए तो फिर वो आधे हो जाएगा। समझे? रूल है, मतलब ये रूल है, 10 डिग्री बढ़ाने से डबल, 10 डिग्री कम कर देने से इसको लॉ बोल सकते हैं, इसको लॉ रूल बोल सकते हैं इसको, बिल्कुल ठीक। ये जनरल रूल है, लेकिन ऐसा स्पेसिफाइड नहीं है, एकदम करेक्ट नहीं वैल्यू देगा। जैसे कुछ जनरल बातें बोलते हैं ना अपन, उस तरीके से एक रूल है, ठीक। एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं मिलेंगे इससे, उसका फिर लॉ है, वो केमिस्ट्री में आता है अपने को, भाई टेम्परेचर पे किस तरीके से रेट डिटरमाइन करता है ना, वो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं अपन उसको। यहाँ पर अपने को बस ऐसे बोलना है कि जनरल रूल है, जनरल कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा नहीं इससे, अपने को थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि टेम्परेचर पे किस तरीके अपन बोलते हैं डिपेंड कर रहा है, तो इससे कुछ नहीं समझ में आता कि टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेंगी, टेम्परेचर बढ़ाने से कम होंगी, क्या होंगी, कुछ भी समझ में नहीं आता। या फिर टेम्परेचर बढ़ाने से बहुत बढ़ जाएंगी या फिर बहुत कम बढ़ेंगी, कुछ नहीं। लेकिन एक जनरल रूल देने से क्या है, थोड़ा तो समझ में आ रहा है अपने को, है ना, कि कितनी बढ़ सकती है, कितना फास्ट। जैसे तुमको बोला मैं कि भाई देखो तुम गाड़ी भगाएंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे, एक जनरल बात है, लेकिन कितने जल्दी पहुँचेंगे, 10 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, 4 घंटे, तो ये समझ में आ रहा है नहीं। लेकिन एक जनरल बात तो है, नॉर्मल है, वो बात सही है कि गाड़ी अगर तुम स्पीड से भगाते हुए ले जाएंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे,
है ना। तो वैसे एक जनरल रूल दिया हुआ है, ठीक है। चलो कैटालाइज, टेम्परेचर बोला असर जानने बाद में फिर टेम्परेचर की बात यानी 10 डिग्री बढ़ाने से डबल, 10 डिग्री कम करने से आधी, ठीक है। आधा हो जाएगा क्या? कैटालाइज्ड रिएक्शन, बाय हाफ बोला ना डिग्री, हाँ वही तो ना, आधी। आधी। Catalyzed reaction proceed at rates vastly higher than that of the uncatalyzed ones। देखो कैटालाइज्ड रिएक्शन रहती है, यानी जिसको कोई ना कोई कैटालाइज कर रहा है, जिसमें एंजाइम्स काम करती है। तो अपन ने पहले भी बोले कि एंजाइम्स क्या करती है, रेट बढ़ा देती है, रिएक्शन में क्या करती है, रेट बढ़ा देती है, फास्ट करती है। कैटालाइज्ड रिएक्शंस प्रोसीड एट रेट्स वास्टली हायर, यानी बहुत ज़्यादा स्पीड से होंगी रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन बहुत फास्ट होगी, इतना ही मतलब उसका। देन दैट ऑफ अनकैटालाइज्ड वन, यानी जहाँ पर एंजाइम रिएक्शन यूज नहीं हुई वहाँ पर क्या होगा, रिएक्शन स्लो होंगी, और जहाँ पर एंजाइम यूज हुई वहाँ रिएक्शन फास्ट होंगी। बस समझ में आ रही है। चलो when enzyme catalyzed reactions are observed, the rate would be vastly higher than the same but uncatalyzed reaction, for example। देखो कैटालाइज्ड रिएक्शंस प्रोसीड एट रेट्स वास्टली हायर, यानी बहुत ज़्यादा हाई, बोलिए वो भी, दैन दैट ऑफ द अनकैटालाइज्ड वन, यानी ऐसी रिएक्शन से जो अनकैटालाइज्ड है उससे बहुत जल्दी फास्ट होती रिएक्शन। जब हम क्या यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट या फिर एंजाइम्स यूज़ करते हैं, ठीक है। व्हेन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस आर ऑब्जर्व, यानी जब हम ऐसी रिएक्शंस को देखते हैं जिसमें एंजाइम्स एक्ट एज अ कैटलिस्ट, ठीक है ना, तो रेट वुड बी वास्टली हायर, तो रेट क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा, दैन द सेम रिएक्शन बट अनकैटालाइज्ड रिएक्शन, उस रिएक्शन से जो सेम रिएक्शन है जिसमें एंजाइम नहीं है, बस ऐसा। जैसे यहाँ पर दिया उसने, है ना, CO2 वाटर में यही वही है रेस्पिरेशन की रिएक्शन, कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स, देखो कितने बनता बोला भी यहाँ। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो विथ अबाउट 200 मॉलिक्यूल बीइंग फॉर्म्ड इन 1 आवर, 1 घंटे में सिर्फ 200 बनेंगे। जबकि हाउएवर बाय द यूजिंग एंजाइम प्रेजेंट विद इन द साइटोप्लाज्म कॉल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स द रिएक्शन स्पीड ड्रामेटिकली विद द अबव 6 कितने, देखो कितने हो, 6 लाख मॉलिक्यूल बीइंग फॉर्म्ड एवरी सेकेंड। इसको बोलते हैं एंजाइम का कमाल। तो ये साइटोप्लाज्म बोले, साइटोप्लाज्म में कार्बनिक एनहाइड्रेट है नहीं? बिल्कुल नहीं, देखो साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि कार्बनिक एनहाइड्रेट्स कम होती है, पढ़े थे ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ उसमें भी प्रेजेंट रहता करके, और आरबीसी में इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता, ऐसे कुछ पढ़े थे। प्लाज्मा में थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा अमाउंट रहता, और आरबीसी में ज़्यादा रहता। तो आरबीसी में रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है, खतरनाक ड्रामेटिकली, और प्लाज्मा में यही रिएक्शन थोड़ा स्लो होंगी, वही बोला उसने। इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम इज स्लो विद अबाउट 2 मॉलिक्यूल बीइंग फॉर्म्ड इन आवर, हाउएवर बाय यूजिंग एंजाइम प्रेजेंट इन द cytoplasm, however by using the enzyme present within the cytoplasm called carbonic anhydrate। अब इसने यहाँ पर जनरलाइज बोल दिया, अब यहाँ पर उसका समझाना ये मतलब नहीं है कि कहाँ पर रहती करके एंजाइम, वो वहाँ पर बताया उसने स्पेसिफिकली, यहाँ पर उसका रेट समझाना मकसद। साइटोप्लाज्म का क्या लेने, कुछ भी नहीं है, देखो एक्चुअल में आरबीसी का है तुम्हारा, साइटोप्लाज्म में है, तो इसने जनरल बोल दिया। साइटोप्लाज्म में भी थोड़ी थोड़ी रहती ना, लेकिन एक्चुअल में जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो कहाँ आ रही है, आरबीसी में। तो यहाँ पर क्या मकसद समझाने का उसका, एंजाइम का इंपॉर्टेंस। वहाँ पर क्या मकसद है समझाने का कि एंजाइम की प्रेजेंस, एंजाइम कहाँ है, अगर वो पूछता है तुमको, आरबीसी के अंदर, हाँ आरबीसी के अंदर शादी है, साइटोप्लाज्म में भी है। अगर वो पूछता है कि साइड कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स प्रेजेंट ओनली इन आरबीसी, तो गलत है, एब्सोल्युटली फॉल्स। या फिर बोला ओनली इन साइटोप्लाज्म, ये भी गलत। या फिर बोला हायर इन साइटोप्लाज्म लोअर इन आरबीसी, भी गलत। हायर इन आरबीसी बट वेरी स्मॉल अमाउंट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ये सही। साइटोप्लाज्म उसके आरबीसी साइटोप्लाज्म सेल का, ब्लड का, ब्लड आरबीसी का साइटोप्लाज्म ना, हाँ आरबीसी के साइटोप्लाज्म में है बोले। और जो अपना वो रहता है क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, प्लाज्मा में कम है, प्लाज्मा में कम, साइटोप्लाज्म नहीं, प्लाज्मा बोले तो आरबी, अब यहां हाँ बराबर, ये जो साइटोप्लाज्म बोला उसने, आरबीसी का बोला, आरबीसी का बोला उसने। क्योंकि यहाँ पर उसका समझाना मकसद ही है ना, प्रेजेंस। हाँ तो अच्छे से बता दी ना अपने को, प्रेजेंस कहाँ रहती करके। तो उसकी जो ज़्यादा मौजूदगी है वो साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी में ज़्यादा है और प्लाज्मा में कम है, ठीक है, ऐसा बोला। तो ये याद रखना डाटा कि भाई 1 घंटे में कितने, बोलो जरा, 1 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 200, और जबकि 1 सेकंड के अंदर कितने, 6 लाख। तो अगर उसको अपन 1 घंटे मिले तो कितने ज़्यादा होंगे, 36 मिलियन ऐसा कुछ हो जाएंगे, उससे भी ज़्यादा होते हैं, 10 मिलियन रेट रिएक्शन ज़्यादा है। हाँ अपना ये देखो, ये याद रखना डाटा है, काम का है डाटा है, 6 और ये 200, ठीक है। अब देखो
every second. The enzyme has accelerated the reaction rate by about 10 million times. 10 मिलियन गुना बढ़ा दिया. कितने गुना बढ़ा दिया बोलो? 10 मिलियन गुना बढ़ा दिया उसने. The power of 1 मिलियन कितने का रहता है? 10 लाख. अरे 10 मिलियन बढ़ा दिया बोलो 100 लाख. The power of enzyme is incredible indeed. हकीकत में बोले तो power of enzyme बोले तो incredible है ना. चलो बहुत ज़्यादा है. ठीक. There are thousands of types of enzyme, each catalyzing a unique chemical or metabolic reaction. हर enzyme एक unique chemical reaction है ना. जैसे कार्बनिक हाइड्रेज कर रही है तो अब कोई दूसरा काम नहीं करेगी है ना. या फिर एक enzyme बहुत से बहुत एक दो कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं करती है ना. तो हर enzyme unique chemical reaction करती है. तो अब कितने नहीं इम्पोर्टेंट, लेकिन समझना तो पड़ेगा ना तुमको. अपन ने बोले ना enzymes are specific. स्टेटमेंट आता है नीट का स्टेटमेंट है कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक. एंजाइम स्पेसिफिक रहते, जनरली रहते, सरकारी नहीं रहते हो सबके वास्ते नहीं. कुछ ही एक दो रिएक्शंस के लिए रहते सिंपल. तो सोचो अपनी बॉडी में कितनी रिएक्शन होती है, हर रिएक्शन में एंजाइम रहती है. हर रिएक्शन में कितने होंगे? थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम तो होंगे ऑब्वियस बात है. तो पावर ऑफ एंजाइम इज इनक्रेडिबल बोल दिया. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ एंजाइम. इसलिए बोला कि थाउजेंड, क्योंकि हमारी बॉडी में रिएक्शन हज़ारों तरीके की हो रही है ना, इसलिए हज़ारों तरीके की रिएक्शन एंजाइम भी मौजूद होना जरूरी है. Unique chemical or metabolic reaction. A multi-step chemical reaction when each of the step is catalyzed by the same enzyme complex or different enzymes is called a metabolic pathway. अब देखो अब मल्टी स्टेप, बहुत सारे स्टेप की रिएक्शन है. जैसे ग्लूकोज का बनना एक स्टेप की रिएक्शन पड़ेगी हमने. नहीं ग्लूकोज का तो बहुत कितनी लंबी रिएक्शन थी है ना. तो उसमें कितनी सारी एंजाइम लग रही थी. फिर ग्लाइकोजन, फिर ग्लूकोज, फिर वो ऐसा वो टूटने का नहीं बनने का बोले. जब उन्हें फोटोसिंथेसिस में पढ़े, अभी रेस्पिरेशन पढ़े इसलिए वो नहीं बोला मैं. जो पढ़ लिया वो नहीं काय में पढ़े. हाँ फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा. तो देखो अ मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन when each of the step is catalyzed by the same enzyme. अगर हर स्टेप को सेम एंजाइम कर रहा बोलता, क्या कर रहा बोला, हर स्टेप को सेम ही एंजाइम कैटाबलाइज कर रहा है. सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट एंजाइम्स इज कॉल्ड अ मेटाबॉलिक पाथवे. फॉर एग्जांपल यानी कुछ भी बोला, यानी तो क्या बोला, एक ही एंजाइम सबको कर रहा है, यानी 4-5 स्टेप की रिएक्शन है, सबको एक एंजाइम कैटाबलाइज कर रहा है, या फिर अलग अलग कर रहे हैं. नहीं हाँ ऐसा ये वैसा वो करता नहीं. पेप सारे थोड़ी करता है. एक फॉर एग्जाम्पल मान लिया तो चलता है भाई, एक एंजाइम है वही सारे रिएक्शन कर दे रहा, 3-4 रिएक्शन है वो सब वही कर रहा, तो उसको भी क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक पाथवे. और अलग हर स्टेप के लिए अलग अलग एंजाइम भी हो रही यूज, तो भी उसको भी क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक ही बोले. दो है सिंपल. अपन क्या बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन किसको बोलते हैं, कुछ टूटना कुछ बनना, इसी को बोलते हैं ना. अब उसमें एंजाइम का होना जरूरी है, समझ लो ऐसा बोलो. A multi-step chemical reaction when each of the step is catalyzed by the same enzyme complex or different enzyme. चाहे फिर वो डिफरेंट भी कर सकते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मेटाबॉलिज्म जब भी बोलेंगे जब एक ही एंजाइम सबको कैटालाइज करेगा, ऐसा नहीं है. अगर दूसरे एंजाइम भी करे तब भी उसको मेटाबॉलिज्म ही कहेंगे. डेफिनेशन इज अ मेटाबॉलिक पाथवे. तो अपने को तो मालूम है ना, ऐसा बोलते थे वो. एक डेफिनेशन नहीं है मेटाबॉलिज्म. द सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी दैट इज कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म. क्या है वो भी मेटाबॉलिज्म. लिविंग वर्ल्ड की बात. तो ये ना इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पर उसने एंजाइम की बात करा. अपनी बॉडी में जो भी रिएक्शन होती है, हाँ अपनी बॉडी में, यानी मेटाबॉलिज्म को इन साथ में एंजाइम के साथ में भी एक्सप्लेन किया उसने. क्योंकि अपनी बॉडी में जो रिएक्शन होती वो बगैर एंजाइम की होती नहीं. अब एंजाइम के साथ में रिएक्शन है तो उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, समझे ना, ऐसा बोला उसने. तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शन की नहीं, मेटाबॉलिक पाथवे की बात करें. किसकी? पाथवे की. जैसे अपन ने फोटोसिंथेसिस पढ़े तो वो मेटाबॉलिक पाथवे. जैसे रेस्पिरेशन में पढ़ने वाले वो मेटाबॉलिक पाथवे. कुछ बनना कुछ टूटना तो वो जो रहते हैं ना वो पूरा मेटाबॉलिक पाथवे रहता है. ठीक है चलो फॉर एग्जांपल देखो ग्लूकोज है टूट गया 2 पायरुविक एसिड में. अब ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, 10 स्टेप की रिएक्शन है. कितनी? 10. अरे मैंने रेस्पिरेशन के अंदर रेस्पिरेशन में प्लांट फिर हुई है इतनी एक रिएक्शन, ये पूरा मेटाबॉलिक पाथवे. तो एक रिएक्शन है कि नहीं, जो दिया ना उसने, देखो जो बताया उसने अपने को, क्या बताया देखो, देखा ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बना. दिख रहा है यहाँ पर 2 पायरुविक एसिड लिखा हुआ. तो कितनी स्टेप की रिएक्शन है? 10 स्टेप की रिएक्शन है. इसमें अलग अलग एंजाइम लगे तो इसको क्या बोलेंगे? हाँ लेकिन इसमें सेम नहीं लगते ना, इसमें अलग अलग लगते हैं. हाँ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेम भी हो सकते हो कोई दूसरे पाथवे में, तो उसको भी अपन मेटाबॉलिक पाथवे बोलेंगे. तो इसको क्या बोल रहे हैं? मेटाबॉलिक पाथवे बोल रहे हैं. ठीक है आप देखो ये नॉर्मल बात है, कोई इतनी स्पेसिफिक बात नहीं है. ठीक है, इट इज एक्चुअली अ मेटाबॉलिक पाथवे इन विच ग्लूकोज बिकम्स पायरुविक एसिड. तो ये एक्चुअली में क्या बोलता है मेटाबॉलिक पाथवे. इसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज पायरुविक एसिड बन रहा है थ्रू 10 डिफरेंट एंजाइम्स. कितने? 10 डिफरेंट एंजाइम्स है. कैटालिस्ट मेटाबॉलिक रिएक्शन.
तो जो क्या कर रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। When you study respiration in chapter 12, you will study these reactions. तुम इन reactions को पढ़ेंगे बोलते हैं। At this stage, you should know that this very metabolic pathway with one or two additional reactions give rise to the variety of metabolic end product. क्या बोला देखो, at this stage, अभी तुम इतना याद रखो, you should know that, तुमको अभी इतना याद रखना काफ़ी है, this very metabolic pathway with one or two additional reactions give rise to a variety of metabolic end product. उससे अलग अलग प्रोडक्ट मिल सकते हैं। एंड प्रोडक्ट यहाँ पे 2 पायरुवेट मिल रहा, बाद में और कुछ भी मिल सकता है, ऐसा होगा। हाँ देखो यहाँ पर जैसे अभी मिला ना अपने को, अभी एक एंड प्रोडक्ट मिला, अब इसी रिएक्शन का कोई दूसरा भी एंड प्रोडक्ट हो सकता है, तीसरा हो सकता है, यानी अलग अलग स्टेप में वो फूट जाती है रिएक्शन, ठीक है। तो गिव राइज टू अ वेरी मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स इन अवर स्केलेटल मसल अंडर एनारोबिक कंडीशन द लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड। अब देखो इसी चीज़ का अलग अलग बनेगा बोलते हैं, रिएक्शन ये होगी, फिर वो अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे अलग। इन्होंने समझा रहा है कि कितना पेचीदा अपने सिस्टम के अंदर रिएक्शन चलने का सिस्टम है। अपनी बॉडी में इतना सिंपल नहीं है कि भाई एक प्रोडक्ट बन रहा है, ऐसा बना रहा है, ऐसा चाय बनाने का ना अपना जाओ दूध लो पत्ती लो चाय बना लो, ऐसा सिंपल नहीं। कभी भी कंडीशन पे डिपेंड करता और सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता। अपनी बॉडी में एट अ टाइम ट्रिलियंस ऑफ रिएक्शंस और करेंगे, बैटरी फैक्टर पे डिपेंड करता है, सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे ऑक्सीजन बोले, जब ऑक्सीजन रहेगा तो क्या होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो साइकिल यही है, लेकिन पलट गई, क्यों, कंडीशन चेंज हो गई इसलिए। तो वो समझा रहे अपने को, है ना, कि अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशंस पायरुविक एसिड इज फॉर्म्ड इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन द सेम पाथवे लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल अल्कोहल, hence in different conditions different product are possible। तो सेम पाथवे से अलग अलग प्रोडक्ट भी बन सकते हैं, कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अभी अपन ने जो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन गए, तो ग्लूकोज से मतलब दूसरा पायरुविक एसिड ना बन के दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा। हाँ, असल में पायरुविक एसिड के बाद में बनता हो, पायरुविक एसिड के बाद में जाता है ना, तो पायरुविक एसिड यहाँ तक के सब में कॉमन रहता है, पायरुविक एसिड के बाद में अलग अलग हो सकता है उसका, कुछ भी बन सकता है। हाँ, तो इसमें से एक इथेनॉल है, जैसे ईस्ट पढ़े थे ना उन्हें, ईस्ट अल्कोहल बनाती करके, तो कैसा बनाती, यहाँ तक कि सेम रिएक्शन करती है, अपने बॉडी में भी सेम चलती है। ये जो रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस सब में होती है, सब में होती है। मतलब ये एनारोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड, तो अपने को यहाँ पर इतना ही समझा रहा है कि भाई जो पाथवे रहता है ना अपना बड़ा सा पाथवे, तो कंडीशन पे डिपेंड करता है। कंडीशन चेंज होने से वो प्रोडक्ट, ऐसा नहीं कोई वो रुक गया और कंडीशन नहीं चल रही, दूसरी कंडीशन आ गई तो रिएक्शन रुक जाएंगी, दूसरी तरफ नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बहुत पेचीदा रहता है ना, बहुत कॉम्प्लिकेट रहता कि भाई कंडीशन बदल गई तो रिएक्शन रुकती नहीं, कोई दूसरी तरफ चली जाती है, कुछ और बन जाता उससे, फिर कुछ और बन जाता, फिर रिएक्शन रिटर्न आ गई तो फिर वापस से वही बनना चालू हो जाता। तो ऐसा पूरा सर्कल चालू रहता हमेशा, यानी कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे, खाली नहीं बैठेगा, नहीं यार ऑक्सीजन नहीं आ रहा चलो मैं बट मेरा आराम करता, अब जब तक ऑक्सीजन नहीं आएगा मैं कुछ नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होता, समझे ना बात। चलो हाँ, कुछ ना कुछ और बन जाता, ये समझाया उसने बस, इसमें कोई इतना स्पेशल नहीं है ना। तुमने क्या करना है, बस ऊपर के जो 3 पॉइंट बताया ना मैंने, 66 मिलियन हो ना, 6 मिलियन है वो, चलो वो याद रखना है, 6 मिलियन 6 लाख है ना, हाँ 6 मिलियन एक सेकंड के अंदर, 1 घंटे में 200, वो याद रखना है। और एक 10 मिलियन टाइम्स टाइम को क्या कर दिया उसने, रिएक्शन को बढ़ा दिया, बस ये याद रखना है, बाकी नीचे का नहीं। इसमें बोलते फर्मेंटेशन वो सारा अपन पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, अभी मैं तो उसका टेंशन लो, यहाँ पर कोई रिलेट नहीं करना चाहिए उसने, यहाँ पर कोई काम का भी नहीं हो, बस उसने समझाया कि बस एक ही पाथवे के अलग अलग एंड प्रोडक्ट मिल सकते हैं, खत्म, इतनी बात है। अब देखो, हाउ डू एंजाइम ब्रिंग्स अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल क्या बोला, कन्वर्जन, क्यों इतना फास्ट कैसा कर लेती बोलते हैं ना, एंजाइम्स इतना फास्ट रिएक्शन कैसे करती है वो पूछा आपने, ठीक है। देखो, टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड स्टडी एंजाइम्स अ लिटिल मोर, हमको थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा बोलते। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ एन एक्टिव साइट, हमको एक्टिव साइट के बारे में मालूम है, ठीक है। द केमिकल मेटाबॉलिक कन्वर्जेंस रेफर्स टू रिएक्शन, क्या बोला देखो, केमिकल और मेटाबॉलिक, केमिकल जो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन ही तो हो रही है ना कुछ ना कुछ, द केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन रेफर्स टू रिएक्शन, उसे हम रिएक्शन कहते हैं। केमिकल कोई चेंज होना, कोई बॉन्ड टूटना, कोई बॉन्ड बनना, उसी को क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शन की डिफिनेशन कोई इतनी मोडर्न नहीं है। देखो इसमें क्या आएगा, आप देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट इसमें आने वाले, द केमिकल विच इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, जो केमिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है उसको क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट, क्या बोलेंगे उसको, सबस्ट्रेट। हेंस एंजाइम दैट इज प्रोटीन with 3-dimensional structure including an active site convert a substrate into a product। जो अपन ने बोले थे कि अपनी जो बर्तन बनाने वाली मशीन है वो पतरे को क्या करती है, बर्तन में कन्वर्ट करती है, तो पतरा क्या हो गया, सबस्ट्रेट, बर्तन क्या हो गया,
प्रोडक्ट, और मशीन क्या हो गई? एंजाइम। बढ़िया, बस वही समझाएंगे आपके बड़े बड़े लाइन में लिख कर, है ना। इट इज नाउ अंडरस्टूड दैट द सबस्ट्रेट एस हैज टू बाइंड द एंजाइम। अब बोलो, क्या पतरा ऐसा खड़े खड़े बगैर मशीन से जुड़े प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं। बर्तन बन सकता? नहीं। तो बोले सबस्ट्रेट को, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनना, खत्म बस। सबस्ट्रेट हैज टू बाइंड द एंजाइम, तो सबस्ट्रेट को एंजाइम से जुड़ना ही होगा, ठीक है ना। एट इट्स एक्टिव साइट, तो कहाँ जोड़ेगा? एक्टिव साइट। कभी मशीन के कहीं पर भी जोड़ देंगे वो नहीं, जो उसकी एक्टिव साइट रहेंगे मशीन के, वहीं तो जोड़ना पड़ेगा, जो काम करने वाली साइड है। दिस इज गिवन क्लेफ्ट और पॉकेट। वो क्या रहता है बोलते हैं? एक क्लेफ्ट रहेगा या फिर ऐसा सुराख जैसा कुछ पॉकेट जैसा रहेगा, ठीक है। द सबस्ट्रेट हैज टू डिफ्यूज टुवर्ड्स द एक्टिव साइड, तो सबस्ट्रेट को एक्टिव साइड के पास जाना जरूरी नहीं यार। अब देखो यहाँ पर बर्तन बनाते वक्त तो अपन उठा के रख देते, लेकिन बॉडी में तो कोई उठा के रखने वाला है नहीं। तो जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, खुद ही एक दूसरे के करीब करीब जाएंगे, और ऐसा कोई अट्रैक्शन भी नहीं कि एंजाइम देखते उसके ऊपर झपटा मारेंगे, वो ऐसा पड़े रहेंगे। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते रहो, अगर एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आएंगे तो रिएक्शन हो जाएंगे, समझ रहे भाई। तो इसलिए वो बोवल मूवमेंट अपने पेट में, आंतड़े में ऐसा जो चालू रहती है, वो क्यों रहती है? वो मिक्सिंग करने के लिए, ताकि एंजाइम और सबस्ट्रेट मिल सके। पेट में खाना डाल दो, खत्म। अगर एकदम ही ऐसा रहता था, हाँ, चर्निंग मूवमेंट क्यों होती है अपनी पेट के अंदर, ऐसा ऐसा गुड़ गुड़ क्यों करता पेट? क्योंकि ताकि वो अच्छे से घोल कर उसको एंजाइम को मिलाकर जोड़ने की कॉन्सेंट्रेशन है, जो जुड़ने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा सके, एंजाइम से सबस्ट्रेट के जुड़ने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा सके। जितने भी जूस है उसको अच्छे से मिलाएंगे। तो एंजाइम एक कोने में पड़े, सबस्ट्रेट एक कोने में पड़े रहेंगे, उनको इतना दिमाग तो नहीं है कि नहीं यार चलो अपन पकड़ के एक दूसरे पर अटैक मारेंगे, मेरे को बना दो, तुम मेरा कर दो काम, ऐसा तो नहीं है कि वो एप्लीकेशन लेके घूम रहे नहीं, एंजाइम मेरा काम कर दो यार, मेरे को उतना बना दो, ऐसा बोलेंगे नहीं। एंजाइम को दोनों का अपना अपना काम है। एंजाइम को अगर पकड़ में आ गया तो पकड़ लेगी, वो कर देगी, नहीं तो जैसे के वैसे काम। समझ रहे बात? तो यही बात है, द सबस्ट्रेट हैज टू डिफ्यूज टुवर्ड्स द एक्टिव साइड, तो सबस्ट्रेट को जाकर चिपकना पड़ेगा वहां पर एक्टिव साइड पर, ठीक है। देयर इज दस एन ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ एन ES एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो ये बनने ही बनने, बोलो बगैर सबस्ट्रेट के एंजाइम से जुड़े काम हुआ क्या? नहीं। तो इसलिए बोला ऑब्लिगेटरी, बोला उसने लाजमी, है ना। क्या बोलते? वाजिबी, लाजमी, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स E स्टैंड्स फॉर एंजाइम, तो देखो E स्टैंड फॉर एंजाइम, दिस, और S स्टैंड्स फॉर, अभी तो ऊपर वाला सबस्ट्रेट का भी बोलते हैं ना। तो ये कॉम्प्लेक्स बनना जरूरी है, बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब तक बनेगा नहीं, जब तक हमारा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। इंटरमीडिएट बोल सकते हैं, नहीं, इतना टेंशन लेना है, इंटरमीडिएट नहीं बोलते, वो अपना सबसे सिंपल एग्जांपल वो पतरे और मशीन वाला ही बढ़िया है, उससे समझ में आता सारी चीज़ें, ठीक है। दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज ट्रांजिएंट फिनोमेना। ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है बोलता, ये उन्हें वो बोलते ना अपन कि इंसान मुसाफिर है, हमेशा के लिए आएगा अपने यहाँ पर नहीं, तो वैसे ही काम है इसका, हमेशा से मशीन से चिपक के रह जाएंगे नहीं। ये जो प्रोसेस है एंजाइम का सबस्ट्रेट का जुड़ना, ये कुछ अरसे के लिए, टेम्पररीली, हाँ, ट्रांजिएंट बोले तो दौरान सफ़र है, सब मुसाफिर है, या फिर बोल सकते एक रवानी प्रोसेस के बीच का स्टेज है ना, जुड़ेगा टूट जाएगा वापस, हमेशा के लिए नहीं, हमेशा क्या रहेगा प्रोडक्ट रिएक्टर, ऐसा टेम्पररी, बिल्कुल टेम्पररी बोल सकते हैं। ट्रांजिएंट फिनोमिनन कैसा है? ट्रांजिएंट फिनोमिनन ड्यूरिंग द स्टेज, यानी इस दौरान वेयर सबस्ट्रेट इज बाउंडेड टू द एंजाइम एक्टिव साइट, अ न्यू स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। तो वही जुड़ने को क्या बोल रहे हैं अपन? ट्रांजिशन स्टेट। मैंने बताया भी था तुम्हारे को कि अपन जब उसके ऊपर रखते हैं मशीन के ऊपर, तो उसी को ट्रांजिशन स्टेट बोल रहे हैं। तो बहुत सोच समझ के धीरे से करते, बाद में मशीन का एक मतलब बड़ा दबा दिया तो फट 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 काम होता, लेकिन जो अलाइन करते हैं ना अपन उनको, वो सोच समझ के करना पड़ता, बढ़िया से करना पड़ता। तो ये जो बनना है, ये मेरे डेट में एक मरतबा सबस्ट्रेट एंजाइम के झपट में आ गया तो फिर उसको सेकंड में नहीं लगेंगे काम करेंगे, लेकिन बशर्त शर्त क्या है कि उन दोनों ने एक दूसरे के कांटेक्ट में आना, क्योंकि वो खुद आपस में कांटेक्ट में वैसा नहीं आते, कुछ ना कुछ वजह होंगी। जैसा तुम कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, बहुत ज़्यादा रखेंगे तो मजबूरी रहेगी, फिर आना ही पड़ेगा उनको, है ना। अगर तुमने 2 एंजाइम रखे पूरे सबस्ट्रेट रखे तो क्या आएगा फिर? पूरे अपने इतने रूम के अंदर 2 एंजाइम छोड़ दिए और 2 सबस्ट्रेट छोड़ दिए, कांटेक्ट में आएंगे नहीं, तुमको तो पूरा भर देना पड़ेगा उसको, तब जाकर वो एक दूसरे के कांटेक्ट में, है ना। तो सबसे मेन क्या है, मतलब ट्रांजिशन स्टेट बोल रहे हैं। नहीं ट्रांजिशन स्टेट चिपकने को नहीं बोले ना, वो ट्रांजिशन स्टेट क्या बोल रहे हैं? हाँ, उस स्टेज को बोले जब एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ गया ना, तो जो ये स्ट्रक्चर बना ना, इसको बोल रहे हैं अपन ट्रांजिशन स्टेट। हाँ बिल्कुल, जैसे ये चिपक का उसको बोल रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट। हाँ, उसको बोल रहे हैं। तो कॉल during the stage where substrate is bonded to the enzyme active site, a new structure of this substrate called transition state structure is formed। तो ट्रांजिशन स्टेट एक स्ट्रक्चर बनता है बोलता, ठीक है। वेरी सुन, जल्द ही आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग इज
completed, the product is released from the active site. जैसे एंजाइम के खड़ा एंजाइम ने दबा दिया उसको, उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, या तो बॉन्ड बना दिया या फिर बॉन्ड तोड़ डाला, बस प्रोडक्ट बन गया अपना। द प्रोडक्ट इज रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइट। जैसे हो गया एंजाइम ने जैसा काम करा, छोड़ देंगे एंजाइम उसको, फिर नहीं, बस पकड़ेगा, जो बॉन्ड तोड़ना है तोड़ देगा, जोड़ना है जोड़ देगा, उसके बाद छोड़ देंगे उसको। तो इसीलिए बोले अपने कि एंजाइम का और इसका जुड़ना एक ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेज है, एक ट्रांजिएंट फिनोमिना है, वो हमेशा के लिए नहीं है, थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए, यानी उसका काम है ऐसा तोड़ के खत्म, इधर ऐसा जो काम का रास्ता है वो काम टूट जाएगा, वो खत्म कर लेंगे, बाद में टूट छोड़ देंगे उसको, बिल्कुल। आफ्टर, इसीलिए तो एंजाइम यूज, जैसे इसीलिए क्या है, एंजाइम खर्चा नहीं होता है, इसीलिए एंजाइम खर्चा नहीं होता। सबस्ट्रेट खर्चा हो रहा, प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन एंजाइम जा रहा है अपना नहीं जाता, एंजाइम जैसा कि वैसा रहता है। हाँ, एंजाइम खराब होते रहते, एंजाइम खराब होते, लेकिन रिएक्शन में एंजाइम यूज नहीं होता रहता। जैसे चाय बनाने में शक्कर पत्ती यूज होंगी, लेकिन भगोना यूज होता है अपना नहीं। हाँ, भगोना खराब होता रहता है, धीरे 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 कई दिनों तक चाय बनाएंगे तो थोड़ा खराब होगा, गंदा होगा, लेकिन चाय में जैसा दूध पत्ती शक्कर क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है अपना, तो वो इस्तेमाल होता है नहीं होता है, अभी जो है नहीं एंजाइम यूज नहीं होता, कंज्यूम नहीं होता है ना। वेरी सुन आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग complete, the product is released from the active site. In other words, the structure of substrate gets transformed into the structure of product. Substrate क्या है, प्रोडक्ट बन गया। The pathway of this transformation must go through the so-called enzyme transition state structure. अब इस पाथवे को ट्रांजिशन स्टेट से गुजरना ही पड़ेगा। मैंने बोला ना कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज कंपलसरी, वो बने बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। जब तक कि तुम्हारा पतरा मशीन से जुड़ेगा नहीं, तब तक बर्तन बन सकता नहीं बन सकता। तो ये बात है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तो बनना ही बनना है, वो तो बनना ही पड़ेगा, एंजाइम से जुड़ेगा ना तभी तो प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा है मतलब, ठीक है। तो वो जो है ना, तो सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट उसी को बोल रहे हैं अपन कि एंजाइम से जब सबस्ट्रेट जुड़ गया तो इसी प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं अपन, ट्रांजिशन स्टेट। तो ये कंपलसरी है, क्या है बोला, कंपलसरी। वो तो आएगा इसमें यार, तो तुम कहीं जा रहे, तो तुम कहीं जा रहे तो गाड़ी पे तो बैठ के जाना पड़ेगा ना, तो गाड़ी पे बैठे तुम जब तक बैठेंगे जब तक जाएंगे नहीं, वो ट्रांजिशन स्टेट हो गई। जब तुम गाड़ी पे बैठ गए हमेशा के लिए बैठ गए कि नहीं, गाड़ी को लगा दे फेविकॉल चिपा के एक मरतबा निकल ही नहीं, जहाँ भी जा रहे गाड़ी के साथ में, ऐसा है कि नहीं। लेकिन जहाँ पर भी जाना है बगैर गाड़ी जा सकते, उसके ऊपर बैठ कर जाना पड़ेगा तुम्हारे। तो तुम दोनों का कॉम्प्लेक्स हो जो रहेगा उसको बोलेंगे ट्रांजिशन, लेकिन वो कुछ देर के लिए यहाँ से बैठे कहीं उतर जाएंगे, जब तक के लिए है ना सिर्फ वो, तो वो कंपलसरी है, उसके बगैर तुम कहीं पहुंच सकते नहीं पहुंच सकते। तो इसी तरीके से बोल सकते हैं अपन कि बगैर इन दोनों के मिले रिएक्शन नहीं हो सकती। दिस देयर शुड बी मेनी मोर अल्टर्ड स्ट्रक्चर स्टेट। अब इसमें बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चरल स्टेट भी आते बोलते हैं ना, बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट। स्टेबल सबस्ट्रेट, और देखो सबस्ट्रेट भी स्टेबल था, यहाँ पर भी स्टेबल था। देखो जब अपन यहाँ पर घर पर है, कहीं जाना है आपको तो अपन घर पे स्टेबल है, कहीं पहुँच गए तो अपना मकसद रहता है ना, मंजिल पे पहुँचने के बाद में भी स्टेबल रहते, लेकिन बीच के दौरान स्टेबल रहते क्या अपन नहीं रहते। तो इसके दौरान बीच में जब अपन सफ़र करते तो उसमें कई मरतबा फेज आते, जैसे अपन गाड़ी में कभी ऐसा बैठे अपन, कभी झुक गए, कभी उड़ गए, है ना, कभी पैर बाहर निकाल लिए अंदर निकाल लिए, तो कभी भगाते कभी स्लो चलाते, तो उसके बीच में कई सारे स्टेजेस आती है, लेकिन वो सारे में कभी हम रुकते नहीं, वो चलते रहते। रुकेंगे कहाँ पर, मंजिल पे जाने के बाद। एक जगह रुके थे यहाँ पर अपने घर पर, और एक जगह रुकेंगे मंजिल पे जाने के बाद में। हाँ, इन दोनों के बीच में कई सारे स्टेजेस आएंगे, समझ रहे बात। हाँ बिल्कुल, हाँ तो हाँ बहुत सारे अल्टर्ड अलग अलग स्ट्रक्चर बनेंगे, इसका मतलब हाँ अलग अलग, जैसे नहीं वही शेप के नहीं, अलग अलग शेप होता है, तो उसको शेप बदलते जाएंगे। हाँ बस थोड़ा जैसे देखो अपन यहाँ पर बैठे, अपन उधर गए, तो अपनी जैसे गाड़ी का और अपना शेप चेंज नहीं होगा क्या, कभी अपन ऊपर ऐसा बैठेंगे, कभी नीचे बैठेंगे, कभी उठ जाएंगे, कभी गाड़ी भगाएंगे, कभी स्लो करेंगे, तो थोड़ा स्ट्रक्चरों में चेंज आते रहेंगे। एक स्टेबल स्ट्रक्चर किसका है, सबस्ट्रेट का, और एक प्रोडक्ट का। इन दोनों स्टेबल स्ट्रक्चर के बीच में कई सारे स्ट्रक्चरल चेंज आते रहेंगे, ऐसा बोलो, समझे। हाँ तो बोला देखो, अल्टर्ड स्ट्रक्चर स्टेट बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट, इम्प्लिसिट इन दिस स्टेटमेंट इज द फैक्ट दैट ऑल द अदर इंटरमीडिएट स्ट्रक्चरल स्टेट्स आर अनस्टेबल। तो ये बताते हैं, बोलते हैं कि वो बीच वाले सारे अनस्टेबल थे। जैसे अगर इतने स्टेबल है तो अपन तो गाड़ी से चिपक के नहीं बैठते थे। अल्टर स्ट्रक्चर मतलब वो बीच के स्ट्रक्चर जो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच के जितने स्ट्रक्चर थे ना, वो सारे अनस्टेबल थे, वहाँ पर रुकेंगे नहीं हम, वहाँ रुक ही नहीं सकते। हाँ रुक ही नहीं सकते ना, गाड़ी चला, तुम बोले मैं गाड़ी चलाते रहते हवा में रुक गया एकदम, ऐसा होता है पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है क्या। गाड़ी में एकदम मैं स्टेबल हो गया, वहाँ बैठे और एकदम रुक गया हवा में, मेरी गाड़ी चलती रहेगी, वहाँ स्टेबल है, गाड़ी में बैठे नहीं। एक तो रूम अपने घर पर स्टेबल है वो, या फिर कहीं मंजिल पर पहुँचने के बाद में स्टेबल है, बीच में स्टेबल है नहीं है, लेकिन वो मजबूरी है, उससे गुजरना ही पड़े,
भले ही वो अनस्टेबल है, लेकिन उस अनस्टेबिलिटी को अपने को पार करना पड़ेगा, तभी तो स्टेबल होंगे, तभी तो मंजिल पे जाके पहुंचेंगे। बस समझ में आ रही मेरी? तो ये अल्टर स्ट्रक्चर बोलो तो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर ऐसा बोलो। बिल्कुल बिल्कुल, इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है, तो वो सारे इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर क्या होंगे? अनस्टेबल होंगे। ऑल द अदर इंटरमीडिएट स्ट्रक्चरल स्टेट्स आर अनस्टेबल। स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी। अब देखो स्टेबिलिटी मैंने कल समझाया ना, वो सारी चीज़ आ रही है। स्टेबिलिटी एनर्जी से रिलेटेड है, जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, जिसकी एनर्जी ज़्यादा स्टेबिलिटी कम। जैसे तुम घर पे अब तुम भाग रहे कहीं, भाग रहे नहीं रहती, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी जीरो है। आज जब उतर गए तो तुम भी काइनेटिक, लेकिन गाड़ी पे बैठे बैठे तो चल रहे तुम, तुम्हारी एनर्जी ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी कम है तुम्हारी। हाँ बिल्कुल, ऐसा बोल सकते हो। तो स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड बोला उसने, रिलेटेड, तो इसका मतलब डायरेक्टली नहीं हो रहा, इन्वर्सली रहता है वैसा। रिलेटेड टू एनर्जी स्टेटस ऑफ दिस मॉलिक्यूल और दिस स्ट्रक्चर, हेंस व्हेन वी लुक एट दिस पिक्चरली थ्रू अ ग्राफ इट लुक्स लाइक समथिंग एज गिवन इन द फिगर। ऐसा दिखता है। इसके बारे में तो बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं ना, क्या क्या रहता है सारी चीज़ें। देखो वाई एक्सिस क्या बता रहा बोलते हैं? एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है ना, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, content. The x-axis represent the progression of the structural formation or states through the transition state. वो बता रहा है कि किस तरीके से आगे रिएक्शन चल रही है। एक्स एक्सिस क्या बता रहा है कि आगे किस तरीके से रिएक्शन एक दूसरे में चेंज हो रही है, ऐसा बताया उसने। देखो क्या बोला, देखो द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन है तरक्की, है ना, किस तरीके से रिएक्शन आगे बढ़ रही है। नहीं, द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द प्रोग्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी स्ट्रक्चर में कैसा 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 चेंज होता है ना, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और स्टेट्स थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट से जरिए कैसा गुजर रहे हैं। हाँ कैसा गुजर रहा है ऐसा बोल सकते हैं। बीच में ट्रांजिशन स्टेट भी आएंगे ना, जैसे अपन गाड़ी जा रहे हैं तो बीच में एक ऐसा भी तो आएगा ना जब अपन सबसे तेज गाड़ी होगी अपनी, खतरनाक भाग रही होगी गाड़ी, अपन सफर कर रहे हैं, जैसे यहाँ से अपन कहीं जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, बम्बई जा रहे हैं, तो बम्बई जाते वक्त में तो एक स्टेज ऐसी भी तो आएंगी ना जहाँ पर एकदम पीक पर होगी गाड़ी, एकदम रफ्तार से धीरे 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 स्पीड बढ़ाए, ऐसा इमेजिन करो, धीरे धीरे क्या करें अपने स्पीड बढ़ाए, बहुत स्पीड एकदम अल्टीमेट, उतनी स्पीड में पहुंच गए, अपनी को समझ में आ गया अपन अब बम्बई आ गए, एकदम से स्पीड कम करें और उतर के अपने, तो ऐसा, तो ये सारा क्या दिखा रहा है बीच का ट्रांजिशन दिखा रहा है, वो सब नॉर्मल बातें कर रहा है वो सारा, ठीक है ना। चलो तो ये पोटेंशियल एनर्जी मतलब यहाँ पर इतनी एनर्जी थी, ये हाँ ये पोटेंशियल एनर्जी दिखा रहा है, किसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी। पहले यहाँ पर बहुत, यहाँ पर थोड़ी मतलब 10% थी, यहाँ पर 80% हो गई, यहाँ पर डायरेक्ट 3% हो गया। हाँ इसको परसेंट में मत बोलो, डायरेक्ट बोलो ना, पोटेंशियल इतनी है 20 थी 10 थी 30 थी ऐसा बोलो, है ना, 20 थी फिर बढ़ी, फिर कम होगी एकदम से डायरेक्ट 3 2 1 2 पर आ गए, ऐसा बोलो। बिल्कुल एक्स पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं क्या। हाँ द एक्स रिप्रेजेंट्स द प्रोग्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट। यू वुड नोटिस 2 थिंग्स, तुम 2 चीज़ें नोट करो, द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन द एस एंड पी। एनर्जी लेवल नोटिस करो, देखो सबस्ट्रेट की एनर्जी क्या है, कम है ना, कम है कि नहीं, किसकी किसकी रिस्पेक्ट में, यहाँ पर देखो ना सबस्ट्रेट की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, बिल्कुल बस। तो 2 चीज़ नोट करने का बोला, पहले ही बोला था एनर्जी लेवल बिटवीन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। इफ प्रोडक्ट इज एट लो एनर्जी लेवल सबस्ट्रेट देन सबस्ट्रेट द रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हुई है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एनर्जी किसकी ज़्यादा है, सबस्ट्रेट की, प्रोडक्ट की कम है, इसका मतलब हाई से लो पर गए, एनर्जी रिलीज करके जाएंगे ना। हाँ यहाँ से यहाँ जब गए तो एनर्जी रिलीज करके गए होंगे, है ना, तो इसको क्या बोल रहे हैं, एक्सोथर्मिक। और अगर उल्टा ग्राफ बन गया कि प्रोडक्ट की ज़्यादा है सबस्ट्रेट की कम है, एनर्जी देना पड़ेगा तब जाकर एंड प्रोडक्ट पे जो एनर्जी ज़्यादा है, बिल्कुल, तो इसका मतलब एंडोथर्मिक हो गया, एनर्जी देके काम कर रहे हैं तो एंडोथर्मिक बोल रहे, बिल्कुल। वन नीड नॉट सप्लाई एनर्जी, तो एक्सोथर्मिक में एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो खुद एनर्जी रिलीज करेंगे, ठीक है, बाय हीटिंग in order to form the product. However, whether it is an exothermic or spontaneous reaction or by endothermic or energy requiring reaction, देखो ये हो गया समझ में है। However, whether it is an exothermic, क्या वो एक्सोथर्मिक है यानी खुद ही एनर्जी रिलीज कर रहा है, और स्पॉन्टेनियस यानी खुद ब खुद हो जाने वाली, जैसे तुमने बर्फ निकाले ढेकला फ्रिज में से, क्या होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, खुद ब खुद पानी बने, बनाना पड़ेगा, पानी बनाना पड़ेगा, नहीं खुद ब खुद बनाना, पानी वेपर में अपने आप हो जाएगा। हाँ अब तुम पानी लेके खड़े रहो दिन भर रात भर 4-8 महीने खड़े रहो, सर्द पूरे 12 महीने खड़े रहो, क्या बर्फ बनेगा, खुद ब खुद बर्फ बनेगा, नहीं बनेगा, वो नॉन स्पॉन्टेनियस। एक्सोथर्मिक मतलब स्पॉन्टेनियस, बिल्कुल
एक्सोथर्मिक मतलब स्पॉन्टेनियस नहीं, एक्सोथर्मिक यानी जो हीट रिलीज कर रहा है, स्पॉन्टेनियस यानी खुद ब खुद होने वाला। ठीक है। तो हाउएवर वेदर इट इज एन एक्सोथर्मिक यानी रिएक्शन तुम्हारे एक्सोथर्मिक है। अब यहाँ पर एक्सोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस में एक मान लिया, क्यों मालूम? क्योंकि देखो हीट इंसान खुद ब खुद रिलीज कर देता, एनर्जी तो खुद ब खुद रिलीज कर देंगे ना वो। जैसे देखो पानी है, तुम्हारा पानी बर्फ कैसा बने? एनर्जी रिलीज करके एनर्जी रिलीज करके बनेगा ना ऐसा। हाँ, लेकिन एनर्जी देने के लिए क्या लगेगा उसको? अपने एंडोथर्मिक के लिए एनर्जी देना पड़ेगा। हाँ, उसका energy- तो इसमें कैसा रिलेट हो रहा है? तुम बोलेंगे सर बर्फ से खुद ब खुद पानी बन जा रहा है, तो फिर यहाँ तो एनर्जी लग रही है उसको। अपन बर्फ से जब पानी बढ़ता तो कौन सी प्रोसेस है वो? एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक प्रोसेस है वो। उसको टेम्परेचर वो है ना माहौल से टेम्परेचर ले लेते हैं असल में वो। देखो जो अपना रूम गर्म है ना, अपने रूम की कितनी गर्मी है? 25 डिग्री सेल्सियस पे रूम रहता है अपना नॉर्मल में, तो बर्फ कितने डिग्री? 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ रहता। अब इतनी ज़्यादा गर्मी है तो ये कहाँ चल जाती गर्मी? बर्फ को पानी बना देती गर्मी है ना। तो ये कंडीशन नहीं उसका एक्सोथर्मिक। रिएक्शन एक्चुअल में देखो, रिएक्शन कभी भी कंडीशन पे डिपेंड करती है। अब यही चीज़ को बर्फ को तुम वहाँ ले चल जाओ स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, ऐसा फेंको पानी, तुम्हारा गर्म पानी बर्फ बन जाएगा। अब वहाँ पर तुमको फ्रिज लगाना पड़ा? नहीं लगाना पड़ा। यही चीज़ को तुम आगे राजस्थान में वहाँ चलो, अपने यहाँ पर बोल दो, या फिर राजस्थान में बोल दो। राजस्थान में क्या होगा? बर्फ लेके चल जाओ, खुद ब खुद पानी बन जाएगा। अब तुम ऑस्ट्रेलिया में जाकर सोच रहे हैं कि मैं पानी लेके गया, बर्फ लेके पानी बनेगा क्या? तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होंगी या नहीं होंगी, खुद ब खुद होंगी या नहीं होंगी, ये कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है। समझ रहे? तो बस सीधे इसको याद कर लो। तो सीधे सीधे क्या याद करने का? देखो हाउएवर वेदर इट इज एक्सोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और एन एंडोथर्मिक और एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन, द एस हैज टू गो थ्रू मच हायर लेवल स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट। देखो चाहे कुछ भी हो जाए, बोलते हैं चाहे कुछ भी हो, चाहे वो स्पॉन्टेनियस हो। देखो ये समझाना कुछ दूसरी चीज़ चाह रहा है, इसका मतलब ये केमिस्ट्री समझाने का नहीं था कब स्पॉन्टेनियस कब। उसने क्या मान लिया? देखो दो चीज़ें माना उसने। एक जनरल, ये बायोलॉजी है ना तो जनरल मानेगा। देखो जब भी अपनी को एनर्जी देना पड़ा ना, उसको वो नॉन स्पॉन्टेनियस माना, यानी एनर्जी रिक्वायर। जैसे चाय बनाना है, चाय खुद ब खुद बनेगी अपने यहाँ? ये बोलो चाय खुद ब खुद बनी, तुमको देना पड़ेगा एनर्जी तब जाके चाय बनेगी। तो क्या होगी? एंडो होगी। तो एंडो को एनर्जी रिक्वायरिंग मान रहा है, और जो खुद ब खुद एनर्जी रिलीज करके बन जा रहा है उसको क्या बोल रहा हूँ? एक्सोथर्मिक को क्या मान रहा है? स्पॉन्टेनियस। जैसे तुमने क्या करे, तुमने पानी लाए, पानी में चूने के ढेकले कभी डाल के देखे तुमने? घर पे कलर मारते तो क्या होता? आवाज आता है उसमें, बुड़बुड़े निकलते हैं ना, बबल्स निकलते, तो वो रिएक्शन है। अब क्या तुम कर रहे हो उसको हीट देके? नहीं, खुद ब खुद हो रही है। तो इसलिए खुद ब खुद हो रही है क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, खुद ही हीट रिलीज कर रहा और खुद ही हो जा रही। तो वैसा तो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं रहता, एक्सोथर्मिक में स्पॉन्टेनियस में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं, लेकिन अपनी बायोलॉजी की एनसीईआरटी इन दोनों को सेम समझ ले रही कि जो एक्सोथर्मिक है वही स्पॉन्टेनियस। समझ रहे हो बात? और जो एंडोथर्मिक है जिसको एनर्जी देना पड़ रही है वो नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसे बोलो? नॉन स्पॉन्टेनियस। बस ऐसे याद रखो। तो वो ये नहीं समझाना चाह रहा, वो बोल रहा कि चाहे कुछ भी हो, चाहे तुम्हारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो चाहे नॉन स्पॉन्टेनियस, उन दोनों को इस ट्रांजिशन स्टेट से गुजरना ही पड़े। तुम बोलो देखो, जैसे तुम्हारा अभी मान लो सबस्ट्रेट इधर है, प्रोडक्ट इधर है, तो अभी तुमको ऐसा ऊपर जाना पड़ेगा फिर ऐसा जाएंगे। अगर तुम्हारा सबस्ट्रेट ये होता प्रोडक्ट ये होता तब भी तुमको ऐसा आना पड़ता। तो ये समझाना चाह रहा, अपने को मैटर नहीं है कि स्पॉन्टेनियस है नहीं है, वो नहीं बताना चाह रहा। उसने क्या बोला कि हाउएवर चाहे कुछ भी हो, फिर हाउएवर तो कहा गया, हाउएवर वेदर इट इज एन एक्सोथर्मिक, चाहे वो एक्सोथर्मिक यानी खुद ब खुद होने वाली हो, चाहे फिर वो एनर्जी डिमांडिंग एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, कुछ भी हो एनर्जी डिमांडिंग, द सबस्ट्रेट हैज टू गो, सबस्ट्रेट को गुजरना ही होगा, है ना, थ्रू अ मच हायर एनर्जी स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट। ये स्टेटमेंट काम कर, वो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक वो अपने काम के नहीं है। हाँ लेकिन डेफिनेशन पूछ सकता कि एंडोथर्मिक में क्या होता है? एनर्जी लगती। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? एनर्जी रिलीज। एक्सो देना। हाँ, एक्सो यानी रिलीज होंगी, एंडो में लगेगी, देना पड़ेगा आपको, है ना। और एक्सो में खुद देगा, एंडो में अपने को देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अपन चाय को गर्म करके भगोनी को एनर्जी दे रहे तो वो कौन सी होगी? एंडोथर्मिक होगी, है ना। ऐसा हमें ये जो प्रोडक्ट तुम्हारा सबसे यहाँ से ये इसको भी जैसे गुजरना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल सबसे यहाँ से तो फिर भी उसको गुजरना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम डेफिनेशन तो पूछ सकते, स्पॉन्टेनियस का मतलब भी बता दिया, खुद ब खुद होना, लेकिन अपने काम का नहीं है ना। यहाँ पर उसने दोनों को सेम मान लिया, जो खुद ब खुद हो जा रही रिएक्शन, इसका मतलब वो एक्सोथर्मिक माना, वो एनर्जी रिलीज कर रहा है इसलिए खुद ब खुद हो जा रहा है, ऐसा मान लिया उसने। लेकिन उनमें फ़र्क रहता, लेकिन अपने को फ़र्क से क्या लेना जब अपने काम का नहीं है ना। देखो अब, लेकिन कौन सी चीज़ याद रखना है तुम्हारे को, ये द ट्रांजिशन स्टेट जो है ना, बोलता है ये पॉइंट जो दिया ना उसने, ये याद रखना कि सबस्ट्रेट हैज़ टू गो, कहाँ गया वो, ये देखो, द एस हैज़ टू गो थ्रू मच हायर एनर्जी स्टेट, ये याद रखना है तुम्हारे को।
ये सबस्ट्रेट को उससे गुजरना ही होगा। कौन सी स्टेज से? ट्रांजिशन स्टेज। द डिफरेंस इन हाँ द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ सबस्ट्रेट फ्रॉम दैट ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। उसका बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ देखो द डिफरेंस, एक्टिवेशन एनर्जी ट्रांजिशन को नहीं बोल रहे, ट्रांजिशन स्टेट और सबस्ट्रेट के बीच में जितनी एनर्जी है ना उस हाँ जितनी लग रही है, नहीं सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट तक ले जाने के लिए जितनी एनर्जी लग रही है उसको क्या बोल रहे हैं? ट्रांजिशन। ऐसा जैसे देखो ये तुम्हारी, तुमने यहाँ से मुंबई गए तो तुमने 200 के स्पीड में मैक्सिमम गाड़ी पकड़ी, अभी तुम कितने पर है? 200। अभी 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 फिलहाल घर पे जीरो पर। अब तुम जा रहे हो मुंबई, ठीक है, तो तुम्हारी पूरी जर्नी में मैक्सिमम स्पीड 200 थी। कितनी थी? 200। तो ये क्या होगी? तुम्हारी ट्रांजिशन स्टेट है। अब 0 से 200 तक की जो इतनी एनर्जी तुमको देना पड़ा बढ़ाने के लिए, 200 पे ले जाने के लिए, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। 0 से उठाकर 200 पे ले जाने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी ना तुम्हारे इंजन को, तो उसी एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी पूरी ताकत है जितनी लग रही है, और ट्रांजिशन स्टेट एक लम्हा है जिसपे तुम्हारी एनर्जी इतनी है। हाँ एकदम पीक पर है। तो 0 से 200 तक पूरी क्या हो जाएंगी? ये तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी। और एग्जैक्ट 200 क्या हो जाएगा तुम्हारा? ट्रांजिशन स्टेट है। समझ रहे बात? मतलब जो यहाँ से अपन सबस्ट्रेट से उठाए, जो इंटरमीडिएट पे आया, जितनी ये जितना आ रहा है तुम्हारा ग्राफ यहाँ से तक, इसको एक्टिव एनर्जी बोल रहे हैं। बिल्कुल एक्टिवेशन एनर्जी बोल रहे हैं, बिल्कुल बस मतलब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में बनाने के वास्ते जितनी एनर्जी लगती है उसको एक्टिवेशन बोल रहे हैं ना। तो ट्रांजिशन स्टेट पे जितनी एनर्जी उसको नहीं। अब वो ट्रांजिशन एक स्टेट, इंटरमीडिएट हाँ स्टेट है वो। ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट जहाँ पर एनर्जी सबसे ज्यादा रहती है, लेकिन सबस्ट्रेट से उठाकर ट्रांजिशन पे ले जाने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी ना उस एनर्जी गैप को पूरे को एक्टिवेशन सही है। कॉल एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम्स इवेंचुअली ब्रिंग डाउन दिस लेवल। एंजाइम इसी को कम करेगा। एंजाइम इतना एनर्जी लगाने नहीं देता अपने को। जैसे मैंने बोला था हाईवे का काम करता है। हाईवे क्या करता है? यहाँ से जाने का रास्ता भी आसान, आने का भी, जाते वक्त का भी टाइम बचा लेगा, आते वक्त का भी। तो उतनी एनर्जी बचा लेगा, उतना पैसा बचा लेगा, उतना टाइम बचा लेगा, दोनों डायरेक्शन में लेगी ना। तो ये पूछा, तो एंजाइम क्या करता है? इसी एनर्जी को कम कर देता, क्यों कम कर देता? अब यानी कम एनर्जी पे काम हो जाएगा। हाँ कम एनर्जी पे काम। जैसे देखो चाय बन रही थी अपनी, जो चाय के लिए अपने को 10 जूल एनर्जी देना पड़ा था, 100 जूल देना पड़ा था। अब अगर तुम एंजाइम डाल देंगे तो तुम्हारे 50 जूल में काम हो जाएगा। ऐसा ये एंजाइम का फंक्शन। एंजाइम्स इवेंचुअली ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी बैरियर मेकिंग द ट्रांजिशन ऑफ सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट मोर इजी। इससे क्या होगा? बनना बहुत आसान हो जाएगा, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनना।